Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to start the angiospermic families, and today I will discuss the family Rosaceae. So let's move to the whiteboard. So dear students, now the angiospermic families. तो इस चैप्टर में हम 6 angiospermic families जो हैं उनको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ और उनके मुख्तलिफ तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अलावा उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंट प्लांट्स, क्लियर, उनके जेनेरा ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन पाकिस्तान, स्पीशीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन पाकिस्तान। तो टोटल 6 फैमिलीज़ हैं जो कि हमने डिस्कस करनी है। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको मेंशन करता चलूँ कि जो फैमिलीज़ वाला पोर्शन है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि प्रैक्टिकल में एक बाकायदा तौर पर क्वेश्चन शामिल किया जाता है जिसमें आपका फ्लावर की जो डिस्क्रिप्शन आती है, ठीक है, वो इन्हीं 6 फैमिलीज़ में से किसी एक फ्लावर की डिस्क्रिप्शन हो सकती है। और जहाँ तक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, अगर हम अपने थ्योरेटिकल पेपर की बात करें तो उसमें ज़्यादातर इस चैप्टर में, इस पोर्शन में से जो ज़्यादा अहमियत का अमल, वैसे तो सब कुछ इम्पॉर्टेंट है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है फैमिलीज़ की वो और उसके जो फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इनके और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इनके जो इंपॉर्टेंट प्लांट्स होते हैं वो अहम होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट फैमिली, दैट इज़ फैमिली रोजेसी। फैमिली रोजेसी आप समझ गए होंगे, रोजेसी रोज से, तो इसको रोज फैमिली भी कहते हैं। ये इसका रिप्रेजेंटेटिव प्लांट है रोज, सो ऑल्सो नोन एज रोज फैमिली। तो बहुत ही पुराने वक्तों से मोहब्बत की निशानियों में से, खूबसूरती की निशानियों में से इसको एक काफ़ी हद तक अहमियत हासिल रही है इस फ्लावर को, जो कि इस फैमिली से बिलोंग करता है, दैट इज़ रोजेसी। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके जेनेरा की। सो जेनेरा, इट इज़ द प्लूरल ऑफ जीनस, क्लियर। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर 100 genera, and in Pakistan there are 29 genera. Okay, or now the species. So if you talk about the species, there are about 2000. So species, there are 2000 species all over the world, and in Pakistan there are 213 species found. Okay, तो ये वाला पोर्शन MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है, उस पर पूछा जा सकता है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड 100 जेनेरा, पाकिस्तान में सिर्फ 29, और ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू 2000 स्पीशीज़, और पाकिस्तान के अंदर 213 स्पीशीज़ आर अवेलेबल इन द पाकिस्तान एंड दे आर ग्रोइंग। अब बात करते हैं हम इनके कुछ फैमिलियर प्लांट्स के हवाले से। तो फैमिलियर प्लांट्स में डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1 is rosa, means the rose. Then is malus, that is the apple, and fragaria, strawberry, and pyrus, that is the pear. Clear? So these are some important familiar plants which are related to this family. इसके अलावा भी और बहुत सारे, almond है, apricot है, ठीक है, तो वो आगे चल के हम उनको भी डिस्कस करेंगे। The vegetative characteristics.
तो डियर स्टूडेंट्स ये बात अपने पल्ले बांध लीजिए, जितने भी हमने फैमिलीज पढ़नी है उनके तमाम के वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिविजुअली हमने डिस्कस करनी है। तो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे कंसिस्टेंटली, क्लियर। उसमें एक तो प्लांट, उसकी हैबिट, ठीक है, कि वो ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, किस नौयत का प्लांट है। दूसरा उसमें स्टेम, कि उनकी स्टेम की नेचर किस तरह से है। और तीसरा हम इसमें लीव्स को देखते होते हैं, ठीक है। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक कंसिस्टेंटली हर फैमिली में हमने देखने हैं जब भी हम वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो इसको याद कर लीजिए, प्लांट, स्टेम एंड लीव्स, ये 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो जहाँ तक प्लांट की बात है, इस फैमिली से जो बिलोंग करते हैं इनमें ट्रीज भी शामिल हैं, इनमें श्रब्स भी शामिल हैं एंड हर्ब्स भी मौजूद हैं। और इन तीनों का डिफरेंस डेफिनेटली आपको पता होगा, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। हर्ब्स ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है जिनमें वुडी स्टेम नहीं होती है, ठीक है। जैसे जिस तरह के आप कहते हैं, जैसे घास देखी होगी, घास में कोई लकड़ नहीं होती है। तो उसी तरह से हर्ब्स, बहुत सारी हर्ब्स हैं, तो इस पे फैमिली में भी मौजूद हैं हर्ब्स। सो इनके अंदर कोई वुडी स्टेम नहीं है। श्रब्स, ये या इनको उर्दू में हर्ब्स को हम कहते हैं जड़ी बूटियाँ। श्रब्स झाड़ियों को कहा जाता है, तो झाड़ियाँ उनमें थोड़ा बहुत वुडी कंटेंट होता है और ट्रीज़ में ज़्यादा अमाउंट में वुडी कंटेंट होता है। तो इसकी बेस के ऊपर हम इसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। सो ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स, तीनों तरह की प्लांट्स इनके अंदर इस फैमिली में मौजूद हैं। स्टेम की बात करेंगे तो जो श्रबी प्लांट्स हैं, यानी झाड़ीदार जो प्लांट्स इस फैमिली के, श्रबी प्लांट्स हैव स्पाइन्स ऑन देम। स्पाइन्स मतलब कांटे। आपको पता है गुलाब का फूल, उसके साथ कांटे भी लगे होते हैं उसकी टहनियों के साथ, ठीक है। तो ये उनकी खासियत है, ठीक है। ये जो श्रबी प्लांट्स, जैसे आप गुलाब का जो पौधा है, जो प्लांट है, वो दरख्त नहीं है और ना ही वो हर्ब है, ठीक है। वो श्रब है, वो झाड़ी नुमा होता है। तो उनकी जो श्रबी प्लांट्स होंगे इस फैमिली के, उनके स्पाइन, उनके स्टेम के ऊपर स्पाइन मौजूद होगी। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स लीव्स। डियर स्टूडेंट्स, ये जो फैमिली डिस्कस कर रहा हूँ उसमें मैक्सिमम डिटेल्स आएंगी। वैसे तो मैंने इंडिविजुअली भी हर फैमिली में हर करेक्टर को इंडिविजुअली बार बार यानी कि एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन ये चूँकि बेसिक है, ये आगे टर्मिनोलॉजी बार बार इस्तेमाल होनी है, तो इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो लीव्स इसके, दे आर ऑल्टरनेट, ठीक है, ऑल्टरनेट लीव्स हैं और समटाइम्स ऑपोजिट। और डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको इस चीज़ का मुकम्मल आइडिया है, क्योंकि इसी चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ हम डिफरेंट सब डिविजन्स पढ़ रहे थे, क्लासेस पढ़ रहे थे ब्रायोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स के हवाले से। तो उसमें हमने लीव्स को डिस्कस किया था, ठीक है। तो अल्टरनेट और अपोजिट। तो आपके लिए दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ कि अपोजिट और अल्टरनेट लीव्स क्या होते हैं। सो स्टेम, एक लीफ यहाँ पर अटैच है, दूसरा लीफ नीचे अपोजिट साइड पे इस तरह से, एक ही लेवल के ऊपर लीव्स अटैच ना हो, इस तरह से एक लीफ ऊपर और दूसरा लीफ उसके नीचे। सो दिस काइंड ऑफ attachment or this kind of floral leaf arrangement, this kind of leaf arrangement is called as alternate leaves. These are alternate leaves. एक लेफ्ट साइड पे, उसके फिर राइट साइड पे, उसी के ऊपर लेवल पे, फिर यानी कि लेवल सेम नहीं होगा। जबकि ऑपोजिट लीव्स मैंने आपसे डिस्कस किया था डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह याद होगा कि सेम लेवल के ऊपर, एक ही लेवल के ऊपर, एक लेफ्ट पे एक राइट पे अगर पत्ता हो तो ये ऑपोजिट कहलाता है अरेंजमेंट। दिस इज ऑपोजिट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। दीज आर कॉल्ड एज ऑपोजिट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। तो ज़्यादातर मोस्टली अल्टरनेट है, बहुत रेयरली यानी समटाइम्स दे आर ऑपोजिट। इनमें सिंपल भी हैं लीव्स, सिंपल और कंपाउंड।
कंपाउंड, दोनों ही कैटेगरीज मौजूद हैं। अब सिंपल लीव्स क्या होते हैं, आपको बताया था कि जिसमें लैमिना डिवाइडेड ना हो, ठीक है, ऐसा पत्ता जिसमें लैमिना डिवाइडेड ना हो, इस तरह से, ये सादा लीफ कहलाता है, दिस इज सिंपल लीफ, क्लियर। और कंपाउंड लीफ, तो ये एक लीफ जिसकी फर्दर आगे लीफलेट्स हों, छोटे छोटे मजीद पत्ते हों, जैसे कि हमने एडियंटम की बात की थी, डिटेल से समझाया था आपको, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो उसमें इतना स्ट्रक्चर, यह पूरा एक लीफ है, दिस इज अ कंपाउंड लीफ, ये मुकम्मल क्या, एक कंपाउंड लीफ। इतना स्ट्रक्चर उसमें क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज पिना और पाइना। और इसके अंदर मौजूद जो छोटी पत्तियां होती हैं, ये वाली, द लीफलेट्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर, इनको कहते हैं पाइन्यूल्स, दे आर द पाइन्यूल्स, ठीक है। तो ये कंपाउंड लीफ कहलाता है। तो इनमें सिंपल लीव्स भी हैं, कंपाउंड लीव्स भी हैं, और स्टिप्यूल्स, दे हैव आल्सो गॉट स्टिप्यूल्स, stipules which may alternate to petiole and rachis may have spines, और रेकिस में हैव स्पाइन्स, और रेकिस भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो कंपाउंड लीफ होते हैं और जिसके साथ ये अटैच होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेकिस। तो रेकिस के ऊपर भी वो स्पाइन्स हो सकते हैं। अब ये स्टिप्यूल क्या है, तो ये पेटियोल, ये लीफ जिस डंडी के साथ अटैच होता है, इसको हम कहते हैं पेटियोल, आपको बताया हुआ पहले भी, दिस इज पेटियोल। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि इस पेटियोल की बेस के ऊपर ऐसे स्केल की तरह के, लीफ की तरह के, स्पाइन की तरह के कुछ आउटग्रोथ्स होती हैं, ये जो कि पेटियोल के साथ अटैच होती हैं। इन आउटग्रोथ्स को कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एज स्टिप्यूल्स, दे आर कॉल्ड एज स्टिप्यूल्स, ठीक है। आमतौर पर पेयर्ड होते हैं ये, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। तो ये पत्ता जिस डंडी के साथ अटैच होता है उसको हम कहते हैं पेटियोल। पेटियोल के साथ अटैच होते हैं लीफ की तरह, स्पाइन की तरह या स्केल्स की तरह के कुछ आउटग्रोथ्स या स्ट्रक्चर्स, तो इनको कहा जाता है स्टिप्यूल्स। और समटाइम्स ये होते हैं, दे आर एडनेट टू पेटियोल, एडनेट का मतलब जुड़े हुए होते हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे फ्यूज्ड होते हैं, इस तरह से बिल्कुल साथ ऐसे अटैच होते हैं, तो इसका मतलब होता है एडनेट, क्लियर। तो होपफुली आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई। तो ये इसके वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमने हर फैमिली के अंदर वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है, और उसमें 3 ही पॉइंट्स को हम कंसीडर करेंगे और इसी तरतीब से हम चलेंगे। लेकर अब आते हैं इनके फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो फ्लोरल वर्ड है फ्लावर से, यानी कि यहाँ हम फ्लावर के हवाले से उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो उसमें 2 मेन चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, एक तो इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, और फिर दूसरा फ्लावर की डिस्क्रिप्शन। तो पहले बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस पे। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या चीज़ होती है, ये बेसिकली दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द मेन फ्लोरल एक्सिस, ठीक है। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन मेन फ्लोरल एक्सिस
यानी फ्लोरल एक्सिस वो एक्सिस है जिसके साथ ये फूल अटैच होते हैं, तो उसके ऊपर फ्लावर्स किस तरह से अरेंज होते हैं। जैसे कि ये लेट्स सपोज दिस द स्टेम ऑफ द प्लांट, ये फ्लोरल एक्सिस है, इसके साथ फ्लावर अटैच है, तो वो किस तरतीब से अरेंज होंगे इसको हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। तो अब बात करेंगे स्पेशली इस फैमिली के हवाले से, तो यहाँ पर जो इन्फ्लोरेसेंस है उसमें हमें 3 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। इसमें सॉलिटरी भी मौजूद हैं, सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस एंड रेसिमोस एंड साइमोस क्लस्टर। तो आमतौर पर ये वाले दो तो बहुत कॉमन होंगी। तो ये हमारे पास एक प्लांट है, तो जो सबसे पुराना फ्लावर होगा वो सबसे नीचे होगा इस तरह से, उससे नया वाला उसके ऊपर, उससे नया वाला उसके ऊपर, उससे नया वाला उसके ऊपर, उसके नया वाला उसके ऊपर, और उससे जो नया वाला होगा वो उसके ऊपर। तो इस तरतीब से ओल्डर बेस के साथ फिर ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो छोटे छोटे फ्लावर्स जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती चली जाती है। ठीक है, इस तरह की अगर फ्लोरल अरेंजमेंट हो तो उसको कहते हैं रेसिमोस, दैट इज कॉल्ड एज रेसिमोस। दूसरी, तो ये रेसिमोस समझ आ गया आपको। अब सॉलिटरी का क्या मतलब है, ये स्टेम और इसके टॉप के ऊपर एक ही फ्लावर हो, टॉप के ऊपर एक ही फ्लावर हो, सो दिस काइंड ऑफ फ्लोरल अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज सॉलिटरी। ये सर्कल्स फ्लावर को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, और तीसरी साइमोस क्लस्टर। तो साइमोस क्लस्टर को समझने से पहले साइमोस को समझना जरूरी है। तो साइमोस में डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये हमारे पास फ्लोरल एक्सिस और उसके साथ अटैच्ड हैं फ्लावर्स। तो इसमें जो ये इसके अपोजिट होती है, रेसिमोस की अपोजिट होती है साइमोस। यहाँ पर सबसे पुराना नीचे होता है, वहाँ पर सबसे ओल्ड ऊपर होता है। ठीक है, फिर नीचे नीचे की तरफ जैसे आते जाएंगे तो यंग फ्लावर्स, न्यूली फॉर्म्ड फ्लावर्स। सो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज द साइमोस। क्लियर, दिस इज साइमोस, यानी बेस के करीब आपको सबसे जो न्यूली फॉर्म्ड फ्लावर है वो मिलेंगे साइमोस में, और रेसिमोस में सबसे जो न्यूली फॉर्म्ड है वो टॉप के ऊपर, टॉप के करीब करीब मिलेंगे। ठीक है, अब इस साइमोस क्लस्टर से क्या बात है, क्लस्टर। So we have got, so this is the plant, और एक ब्रांच यहाँ से, एक ब्रांच यहाँ से, तो एक नहीं बल्कि इसकी फ्लोरल एक्सिस ज़्यादा होते हैं। तो एक सेंटर में आपको फ्लावर एक ही सेंटर में मिलेगा, और साइडों पे उसी तरतीब से नीचे वाली साइड पे छोटे, ऊपर वाली साइड पे उससे बड़े, और फिर इधर सबसे बड़े। ठीक है, स्मॉल, large, old and old. So this is called as Saimos cluster, cluster की शक्ल। So that is the inflorescence which is found in the family Rosaceae. अब आते हैं इसके फ्लावर की डिस्क्रिप्शन पे। Now the flower. अब फ्लावर के अंदर हमने मुख्तलिफ चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहले इसकी जनरल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सो जनरल डिस्क्रिप्शन में हमने देखना है कि द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। पहली चीज बाइसेक्सुअल, देन एक्टिनोमॉर्फिक, एंड पेरिगाइनस, एंड शोई, एंड सेंटेड। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फ्लावर के। अब इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो बाइसेक्सुअल का क्या मतलब है, बाइसेक्सुअल मीन्स कि ऐसा फ्लावर जिसमें एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों मौजूद हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों हों। ठीक है, मेल प्लस, सो दिस इज फीमेल साइन एंड दिस इज मेल साइन, तो दोनों हों, तो इनको हम इस तरह से शो करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज द बाइसेक्सुअल। एक ही फ्लावर के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स हों। एक्टिनोमॉर्फिक,
ये बेसिकली सिमेट्री को बताता है। तो प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर, उनकी दो तरह की सिमेट्री होती है। एक फ्लावर इस तरह से, ज़रा गौर से देखिएगा, यही टर्म आपको आगे चैप्टर 10 में भी काम आने वाली है। तो हमारे पास ये एक फ्लावर है, ये इसका सेंटर है, सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। आप सेंट्रल एक्सिस से रखकर अगर किसी प्लांट को काटें, जैसे यहाँ से काटूं तो दो हाफ हो गए, मैं इसको इस तरह से काटूं तो तब भी इक्वल दो हाफ हो जाएंगे। बात समझ आ रही है आपको? सो अगर सेंटर से रखकर, एक्सिस से रखकर मल्टीपल प्लेन से आप इसको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हो, तो इस तरह की जो सिमेट्री होती है उसको हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, या फिर इसको कहते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, जैसे इसकी मिसाल इसी तरह सही है। ये आपके पास एक पिज़्ज़ा है, ये इसका पिज़्ज़े का सेंटर, आप इसको सेंटर से रखकर इस तरह से करेंगे तभी दो हाफ हो जाएंगे, इस तरह से काटेंगे तभी दो हाफ हो जाएंगे, इस तरह से काटेंगे तब भी दो हाफ हो जाएंगे, इस तरह से काटेंगे तब भी, लेकिन सेंट्रल एक्सिस से कट गुजरना चाहिए। सो दिस इज एक्चुअली एक्टिनोमॉर्फिक, या फिर इसको कहते हैं रेडियल। तो इनके अंदर कुछ फ्लावर्स होते हैं, इनके अंदर जो फ्लावर्स होते हैं इन द फैमिली रोजेसी, वो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, मतलब दे हैव गॉट रेडियल सिमेट्री। इसकी अपोजिट एक और होती है जो कि आगे चलकर शायद आगे चलकर हम इस्तेमाल करेंगे उस टर्म को, मैं पहले समझा देता हूँ क्योंकि इसी से रिलेटेड है सिमेट्री। हमारे पास ये एक फ्लावर है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब इसको मैं अगर दो हाफ में करना चाहूँ तो एक ही प्लेन से सिर्फ दो हाफ में डिवाइड हो सकता है। मैं इसको ऐसे काटूंगा तो दो हाफ नहीं हो सकते इक्वल, इस तरह से काटूंगा तब भी नहीं हो सकते, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह की सिमेट्री को कहते हैं ज़ाइगोमॉर्फिक। ज़ाइगोमॉर्फिक, या फिर इसको कहा जाता है बाइलैटरल सिमेट्री। दिस इज बाइलैटरल सिमेट्री, यानी कि आप सिर्फ एक ही प्लेन से सेंट्रल एक्सिस से रखकर दो साइड्स में उसको दो हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो फैमिली रोजेसी में कौन सी वाली है? दिस वन, दे आर एक्टिनोमॉर्फिक। उसके बाद पेरीगाइनस, यहाँ पर हम गायनस, गायनिस से है मतलब गायनोशियम से है, तो हम यहाँ पर पोजीशन बताते हैं ओवरी की। तो ये हमारे पास गायनोशियम, थैलेमस एंड द पेडिसल। डियर स्टूडेंट्स, अगर ऐसा हो कि गायनोशियम के नीचे से जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो निकल रहे हों, फ्लोरल लीव्स निकल रहे हों, जैसे सेपल्स हैं, ये स्टेमन्स हैं नीचे वाली साइड पे, तो गायनोशियम ऊपर है, ओवरी ऊपर है। इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है इसे कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सुपीरियर ओवरी, इसको सुपीरियर ओवरी कहते हैं। या फिर अगर गायनोशियम की हम इसके रेफरेंस से देखें तो ये फ्लोरल पार्ट्स कहाँ से निकल रहे हैं? इसके नीचे से, तो इसको कहते हैं हाइपोगाइनस। दिस इज हाइपोगाइनस। इसकी ऑपोजिट एक और होती है, उसमें क्या होता है कि जो फ्लोरल पार्ट्स हैं इस गायनोशियम के रेफरेंस से देखें तो वो यहां से निकल रहे होते हैं, साइड से, फ्रॉम दिस साइड्स, यहीं से सेपल्स, तो गायनोशियम नीचे है, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं, ओवरी कहां पर? नीचे है, इसे कहते हैं इन्फीरियर ओवरी। या फिर हम अगर गायनोशियम के रेफरेंस से देखें तो ये कौन सा है? अगर यहां पर जैसे हाइपोगाइनस था तो ये पेरीगाइनस, उसके सराउंडिंग से निकल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज इन्फीरियर ओवरी और पेरीगाइनस। तो यहां पर कौन सी सिचुएशन है? द फ्लावर्स दे हैव गायनोशियम, दैट इज पेरीगाइनस। और शोई, आप गुलाब का फूल देखिए, बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं, दूर से नजर आ जाते हैं, पता चलता है गुलाब का, सेंटेड, खुशबूदार, और इनकी खुशबू भी दूर से ही आपको पता चलती है। और इसी खुशबू की वजह से तो हम इसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रेफर करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जो इस फैमिली से बिलोंग करते हैं फ्लावर्स।
क्लियर। अब हम आगे बात करेंगे फ्लावर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पहले तो कैलेक्स, देन कोरोला, दूसरा वर्ल, देन एंड्रोशियम, द थर्ड वर्ल, और फिर गाइनोशियम, द फोर्थ वर्ल। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, कैलेक्स की सब यानी कि सेपल्स, कैलेक्स कहते हैं कलेक्टिवली जितने भी सेपल्स होते हैं उनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, कैलेक्स। तो कैलेक्स की अगर बात करेंगे, सो दे हैव 5 sepals and sometimes they have got 4 and which are joined at base, यानी कि इनकी बेस सेम होती है सेपल्स की। ये जो फूल के नीचे जो हरी पत्तियां होती हैं उनकी बात हो रही है। तो 4, 1 2 3 4 5 या 5, और इनकी बेस यहाँ पर ये नीचे से जुड़े हुए होते हैं, और समटाइम्स 4 होते हैं। ठीक है। कोरोला यानी कि पेटल्स, सो 5 पेटल्स, या बाज का फिर न्यूमरस हो जाते हैं, इससे भी ज़्यादा, एंड मल्टीपल्स ऑफ 5, और ये रोजेशियस होते हैं, मतलब कि बड़े बड़े शोई होते हैं। ठीक है, रोजेशियस बड़े बड़े, और सेंटेड होते हैं। ठीक है, इसके पेटल्स। अब हम बात करेंगे एंड्रोशियम के हवाले से। द फ्लोरल कैरेक्टर्स and flower, and in flower we have discussed the calyx, corolla, so calyx की हमने बात की 5 sepals and rarely sometimes 4 and joined or united at base, and corolla the second whorl यानी कि petals. Now corolla the second whorl means the petals, so 5 petals. ठीक है, and sometimes numerous, बाज़ का ज़्यादा होते हैं, और multiples of 5, या फिर होंगे multiples of 5, and they are rosaceous. Rosaceous, showy and scented, खुशबूदार पेटल्स होती हैं। क्लियर, हम पहले बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे द थर्ड वर्ल, दैट इज एंड्रोशियम, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सो न्यूमरस स्टेमेंस, ज़्यादातर प्लांट्स में न्यूमरस हैं, एंड समटाइम्स 5 to 10 स्टेमन्स, और फिर कुछ प्लांट्स में 5 से 10 होते हैं, और ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं उनमें न्यूमरस यानी कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं। नाउ द गाइनोशियम, the female reproductive part, so 1 to numerous carpels or pistils, clear, and free
और वेरियसली यूनाइटेड। उनमें फ्री भी मौजूद हैं स्टेमन, जिसमें एक है या न्यूमरस हैं तो फ्री भी हैं, और वेरियसली यूनाइटेड भी हैं। अगर यूनाइटेड हैं तो वेरियसली। और द ओवरी इज जनरली सुपीरियर and sometimes inferior। समटाइम्स इन्फीरियर का मतलब है कुछ प्लांट्स में ये इन्फीरियर होती है, ज़्यादातर जनरली आमतौर पर प्लांट्स में सुपीरियर ओवरी होती है। डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ सुपीरियर और इन्फीरियर ओवरी। तो सुपीरियर ओवरी मतलब कि ओवरी ऊपर और बाकी के जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो उसके नीचे से यानी कि वो एराइज हो रहे हैं, यानी जिसको हमने कहा था दैट इज हाइपोगाइनस। और इन्फीरियर ओवरी मतलब ओवरी नीचे है, और जो बाकी के फ्लोरल पार्ट्स इन स्टेमन्स और सेपल्स ये साइड से, ऊपर वाली साइड से एराइज कर रहे हैं, तो इसको हमने पेरिगाइनस भी कहा था। ठीक है, सो ये ओवरी की। अब हम बात करेंगे फ्लावर के अंदर एक और अहम चीज़ होती है, वो होती है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन कहते हैं कि ओव्यूल की पोजीशन, ओवरी के अंदर ओव्यूल किस पोजीशन पे मौजूद है। तो प्लेसेंटेशन होगी बेसल इफ वन और न्यूमरस बट एपोकार्पस। एंड दूसरी प्लेसेंटेशन इसमें हो सकती है दैट इज एक्साइल। एक्साइल प्लेसेंटेशन when the carpels are united। means the syncarpus। इन दोनों टर्म्स को पहले समझ लें, ये एपोकार्पस और सिनकार्पस से क्या मतलब है। बेसल, बेसल का मतलब है कि हियर इज द गाइनोशियम ओवरी, अगर तो यहाँ पर बेस के ऊपर ओव्यूल हो, दिस काइंड ऑफ प्लेसेंटेशन इज बेसल। और एक हो या बहुत सारे हों लेकिन फ्री हों। एपोकार्पस का मतलब है न्यूमरस बट एपोकार्पस मतलब कि फ्री हों, सेपरेट सेपरेट ये गाइनोशियम हों, और उनके अंदर एक यानी ये अरेंजमेंट क्या होगी, प्लेसेंटेशन क्या होगी, बेसल। और दूसरे इसके बरक्स जो है वो एक्साइल मतलब फ्यूज्ड गाइनोशियम, दो चार वो आपस में से फ्यूज्ड होते हैं। ऐसी कंडीशन में जो ओवरी है वो इस तरह से दो चैम्बर्स में तकसीम हो जाएगी। अगर दो आपस में यूनाइटेड तो दो चैम्बर्स, और बहुत सारे ओव्यूल्स इसके साथ अटैच होंगे। दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट प्लेसेंटेशन इज कॉल्ड एक्साइल। तो जब फ्यूज्ड होंगे, सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड, सिन कार्पस, कार्पस का मतलब ये कार्पल्स, तो जब फ्यूज्ड होंगे तब प्लेसेंटेशन होगी एक्साइल। और जब ये सिंगल सिंगल होंगे और फ्री होंगे, अगर न्यूमरस हैं तो फ्री हों, सेपरेट सेपरेट हों, तो तब प्लेसेंटेशन होगी बेसल। क्लियर। और इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स अब मूव करेंगे हम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, that is economic importance। Economic importance of family rosaceae। ये दिस इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ये वाला पोर्शन ज़्यादा अहम है इकोनॉमिकली। सो सबसे पहली चीज़ तो चूँकि रोज़ फैमिली है तो ये डेकोरेटिव पर्पस इसके लिए बहुत अहम है। ठीक है, इकोनॉमिकली दे आर ऑर्नामेंटल्स एंड डेकोरेटिव। तो
जो गुलाब है हमारे पास, रोज़, इसकी बहुत सारी जो यानी कि इसकी कल्टीवार्स हैं, बहुत सारी इसकी जो वैरायटीज़ हैं, वो बेसिकली पार्क्स में, दफ्तरों के अंदर, गार्डन्स के अंदर वो खूबसूरती के लिए, ऑर्नामेंट का मतलब खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होती हैं, डेकोरेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल होती हैं, आप बुके देते हैं उसके अंदर इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। और एक दूसरे को गिफ्ट के तौर पर हम रोज़ को जो है वो प्रेफर करते हैं, ठीक है, गुलाब जिसको हम कहते हैं। तो एक तो ये इसका, ठीक है। और इसमें जो टॉप के ऊपर है द रोज़, जो टिपिकल रोज़ एंड इट्स thousands ऑफ कल्टीवार्स। आपको पता है ना कि जो प्लांट्स की जो वैरायटी होती है उसको हम कल्टीवार कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता है रोज़ सब हमारे दिमाग में आता है, रेड कलर का फूल गुलाब का, ठीक है। लेकिन आप जेनेटिकल इंजीनियर करके इसकी बहुत सारी किस्में हो चुकी हैं। आपको रेड गुलाब मिलेगा, डार्क रेड मिलेगा, मैरून मिलेगा, येलो कलर का गुलाब मिलेगा, वाइट कलर का गुलाब मिलेगा, आपको ब्लैक कलर का इवन गुलाब मिलेगा, ऑरेंज कलर का मिलेगा। सो मल्टीपल शेड्स आर अवेलेबल देयर। तो ये ऑर्नामेंट और डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा इनमें बहुत सारे अहम फ्रूट्स हैं, ठीक है। फ्रूट्स इकोनॉमिकली देखें तो इसमें फ्रूट्स जो है इस फैमिली के अंदर बहुत पाए जाते हैं, जैसे कि हमने बात की एप्पल, इसके अलावा एप्रिकॉट एंड आलमंड। अखरोट जो आप खाते हैं वो इसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। सेब खाते हैं हम 12 महीने, ठीक है, ये ये फ्रूट अवेलेबल है, वो इसी फैमिली से बिलोंग करता है। एप्रिकॉट, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल मोस्टली, ये समर फ्रूट है तो उसमें ये अवेलेबल होता है, जिसको हम खुबानी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा पियर, नाशपाती, ठीक है, वो इसमें मौजूद है। स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो भी इसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। सो अ लॉट ऑफ प्लांट्स आर देयर विच आर यूज्ड एज फ्रूट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। एक और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के इसमें एक प्लांट है, दैट इज क्रेटिगस। इसकी जो लकड़ होती है, द क्रेटिगस, इट इज used in making excellent walking sticks and wood। वॉकिंग स्टिक्स मतलब आपने देखी होगी मुख्तलिफ तरह के आसा या जो छड़ियाँ होती हैं, अक्सर लोग बुढ़ापे में इसको सहारे लेकर चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वॉक करने के लिए, या फिर आजकल फैशन भी है। और सबसे बड़ी बात ये स्टूडेंट, ये सुन्नत भी है, ठीक है, आसा लेकर चलना। तो जो क्रेटिगस है इसकी लकड़ से ख़ास तौर पर बड़े खूबसूरत किस्म के जो वॉकिंग स्टिक्स हैं वो बनाई जाती हैं। इस तरह से वो पायरस पेस्टिया, इसकी जो लकड़ है, इट्स वुड is used in making tobacco pipes। आपने देखा होगा कि पुराने वक्तों में ख़ास तौर पर ये ट्रेंड था, वो इस तरह से पाइप्स होता था लंबा सा, और इसको यहाँ से सुलगाया जाता था और फिर यहाँ से वो स्मोकिंग की जाती थी। और हमारे बिलवेड मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, वो भी इसको इस्तेमाल करते थे, ठीक है, जो टोबैको पाइप, तो वो इसकी लकड़ से बनते, पायरस पेस्टिया, ठीक है। पायरस जिसको हमने पियर कहा था, ठीक है, उसकी लकड़ से खूबसूरत किस्म के बनते हैं। अब आ जाता है रोज़ पे, जो सबसे मतलब कि जो रिप्रेजेंटेटिव प्लांट है रोज़ा और रोज़। इसके कई तरह के इस्तेमालात हैं, ठीक है, यूजेस हैं। लाइक एशियन कंट्रीज़ में आपने गुलकंद का नाम सुना होगा, गुलकंद। तो
इसमें रोज़ पेटल्स यानी गुलाब की पत्तियाँ, उनके अंदर जो शुगर चीनी मिक्स करके रख दी जाती है और फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है। इससे जो इसका एमल्गम बनता है उसको गुलकंद कहते हैं। और ये पान, ठीक है, उसमें वो इसमें एक कूलिंग सा इफेक्ट आता है, वो इस गुलकंद की वजह से। मीठा के तौर पर कुछ लोग मीठा पान खाने के एतबार से या फिर वैसे इस्तेमाल होती है काफ़ी जगहों के ऊपर गुलकंद, वो इसी से बनती है, रोज़ से, ठीक है, जो टिपिकल गुलाब है जिसको हम कहते हैं। और इसी तरह से रोज़ ऑयल, इनकी पत्तियों से एक इसेंशियल ऑयल निकाला जाता है और इस रोज़ ऑयल को इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स, ठीक है। रोज़ ऑयल किसमें इस्तेमाल होता है? मुख्तलिफ तरह की गुलाब की खुशबू के यानी कि जो परफ्यूम्स बनती हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से रोज़ वाटर, जिसको हम अर्के गुलाब कहते हैं, अर्के गुलाब, ये बेसिकली जो गुलाब की पत्तियाँ हैं उनको डिस्टिल वाटर के साथ यानी कि वो किया जाता है और उसमें से वाटर जो है वो डिस्टिल करके निकाला जाता है। तो अर्के गुलाब, इसके यूजेस से आप बखूबी वाकफ़ी होंगे। मेडिकली अगर हम देखें, बायोलॉजिकली, तो ये स्किन डिसऑर्डर्स एंड आई डिसऑर्डर्स, आँखों की बीमारियों में इस्तेमाल होते हैं आम तौर पर। और इसके अलावा बाकी आप फीमेल्स को तो पता ही है कि आप कॉस्मेटिक्स में ये रंग गोरा करने के लिए मुख्तलिफ तरह के टोटकों में इस्तेमाल किया जाता है इस रोज़ वाटर को या फिर अर्के गुलाब को। सो दैट्स ऑल फॉर दिस फैमिली। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट फैमिली। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।